जिनके मजबूत इरादे बने पहचान उनकी, मंजिलें आप ही हो जाती हैं आसान उनकी। नमस्कार, आदाब। मैं हूं इमरान खान और आज हम बात करेंगे ईरान की। ईरान जो कि पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। अपने स्टैंड और शुजात के लिए ईरान की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। यह है ईरान, दुनिया की कदीम तरीन यानी प्राचीन सभ्यताओं में से एक। पिछले करीब 500 सालों से ईरान अपनी इन्हीं बॉर्डर्स के साथ दुनिया के नक्शे पर मौजूद है। शायद ही दुनिया की कोई सुपर पावर हो जिससे ईरान का टकराव न हुआ हो, चाहे वो रोमन हो, अरब हो, तुर्क हो, मंगोल हो या फिर रशियन। हर एक सुपर पावर ने ईरान को फतह करने की कोशिश की। इसकी एक बड़ी वजह यह रही कि ईरान दुनिया के क्रॉस रोड पर वाहिद मुल्क है। यूरोप, अफ्रीका और एशिया तीनों महाद्वीप को आपस में कनेक्ट करता है। आज का ईरान 7 ममालिक के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ईस्टर्न साइड पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, जबकि मगरिब की तरफ इराक, तुर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान। इसके अलावा ईरान के 3 तरफ समंदर है। नॉर्थ में कैस्पियन सी है और साउथ में फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान। फारस की खाड़ी पर दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट और खतरनाक पॉइंट भी है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज कहते हैं, यानी आबनाए हुर्मुज। दुनिया की 20% तेल और गैस यहीं से सप्लाई होती है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के पास के 7 आइलैंड भी 1970 से ईरान के कब्जे में हैं। इससे पहले उन पर यूएई का कंट्रोल था। इसी तरह कैस्पियन सी पर भी आशूरा डे आयरलैंड ईरान के कंट्रोल में है। आखिर क्या वजह है कि कोई भी वेस्टर्न पावर ईरान पर अटैक करके कभी उस पर कब्जा नहीं कर सकी? ईरान को जीत ना सकने की वैसे तो कई वजूहात हैं, लेकिन एक अहम वजह है उसकी जियोग्राफी। आइए जानते हैं ईरान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके प्रॉक्सी और उसकी शुजात ने उसे इतना पावरफुल कैसे बना दिया है। पर्वत है सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का। जी हां, जैसे हिमालय माउंटेन रेंज भारत की हिफाजत करती है, वैसे ही ईरान के सदर्न साइड और वेस्टर्न साइड पर ज़ेग्रोस माउंटेन रेंज है, जो कोस्ट लाइन से लेकर ऊपर की तरफ इराक और तुर्की तक फैली हुई है। ये पहाड़ ईरान को एक जबरदस्त नेचुरल प्रोटेक्शन देते हैं। इन पथरीले पहाड़ों को क्रॉस कर पाना बेहद ही मुश्किल है। इन पहाड़ों से ईरान को इतना फायदा है कि 1980 में जब इराक ने ईरान पर अटैक किया तो उसका प्लान था कि ज़ेग्रोस पहाड़ों पर कब्जा करके ईरान में अंदर तक घुस जाए, क्योंकि उस वक्त ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन को 1 साल हुआ था। ऐसे में बाकी अरब मुल्कों को खतरा था कि कहीं क्रांति की आग उनके यहाँ न फैल जाए। 2 साल तक कोशिश करने के बाद भी इराक ज़ेग्रोस के पहाड़ नहीं पार कर पाया। इसका उल्टा असर हुआ। ईरान ज़ेग्रोस को क्रॉस करता हुआ इराक के अंदर तक पहुंच गया। हालांकि वहां जाकर ईरान भी फंस ही गया, क्योंकि ईरान के जितने भी तेल डिपो और दीगर रिसोर्सेज हैं वो ज़ेग्रोस पहाड़ों के उस पार थे। रसद से लेकर हर चीज पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया। हालात ये बने कि 8 साल चली ईरान इराक जंग बिना किसी नतीजे के 1 इंच भी बॉर्डर में बदलाव किए बगैर खत्म हुई। इसी तरह ईरान के उत्तर या शुमाल की तरफ कैस्पियन सी के साथ साथ अल्बोर के पहाड़ हैं, जो ईरान की इस तरफ से हिफाजत तो करते ही हैं, साथ ही नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार भी है। यहां पर जिंक, सिल्वर, यूरेनियम और गोल्ड अथाह पैमाने पर पाया जाता है। और दुनिया का सबसे ज्यादा जिंक या जिंक का खजाना अगर हम कहें तो यहीं पर है। 20वीं सदी में ईरान की इकोनॉमी को उस वक्त बहुत बड़ा बूस्ट मिला जब पर्शियन गल्फ के पास ऑयल के बहुत बड़े भंडार मिल गए। आज की डेट में पूरी दुनिया का 10% तेल और 15% गैस ईरान के पास है। ईरान को एक और चीज जबरदस्त प्रोटेक्शन देती है, और वो है 2500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन जो 2 समंदरों के बीच डिवाइड है। बंदर अब्बास ईरान का सबसे बड़ा सी पोर्ट, जो दुनिया के बेहद अहम रास्ते स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। और यही पॉइंट ईरान का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल पॉइंट है। अगर ईरान अपनी पासदारान इस्लाम की नेवी के जरिए ये पॉइंट रोक दे तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी।
और सुनिए कि ईरान को क्यों नहीं जीता जा सकता। अगर कोई कोस्ट लाइन और पहाड़ पार करके ईरान में अंदर आ भी जाए तो उसे दो बहुत बड़े रेगिस्तान से सामना करना होगा, और ये दो रेगिस्तान है दश्ते लूद और कवीर रेगिस्तान। लूद को दुनिया की सबसे गर्म जगह कहा जाता है क्योंकि साल 2005 में यहां 70 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। इस टफ ज्योग्राफी की वजह से ही ईरान को जीत पाना बेहद मुश्किल रहा है। लेकिन आज के डेट में जो चीज ईरान को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाती है वो है उसकी जियोपॉलिटिकल रणनीति। 9 करोड़ की आबादी, उसमें 95% शिया। 1979 के शिया इस्लामिक रेवोल्यूशन के पहले ईरान एक मॉडर्न मुल्क था और वहां की शाह हुकूमत के साथ अमेरिका की गहरी दोस्ती थी। उस दौर में अमेरिका ईरान को मिलिट्री जेट्स तक सप्लाई किया करता था। लेकिन फिर इमाम खुमैनी के आने के बाद यहाँ बहुत बड़ा बदलाव हुआ। 1979 के पहले ईरान और इसराइल के भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। 1948 में ईरान ही दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री थी जिसने इसराइल को तस्लीम किया था। लेकिन इमाम खुमैनी ने आते ही सबसे पहले इसराइल को अपना नंबर 1 दुश्मन बताया और मस्जिद अक्सा की आज़ादी की जंग का ऐलान कर दिया। मस्जिद अक्सा की आज़ादी यानी फिलिस्तीन के लिए लड़ाई, ये बात ईरान की फॉरेन पॉलिसी का अहम हिस्सा बन गई। उन्होंने इसराइल के साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए। इसराइल जाने वाली फ्लाइट्स रोक दी गई और ईरान में मौजूद इस्राएली एम्बेसी को फिलिस्तीन का दूतावास बना दिया गया। इससे हुआ ये कि ईरान के इसराइल के साथ साथ अमेरिका से भी रिश्ते खराब होते चले गए। इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट की दीगर अरब हुकूमतें भी घबरा गईं, डर गईं कि कहीं ईरान की इस क्रांति, इस रेवोल्यूशन का असर हमारे यहाँ भी देखने के लिए ना मिल जाए, और उन्होंने ईरान से भी अपने आप को दूर कर लिया, दूरी बनाना शुरू कर दी। यही वजह रही कि 1980 में इन्हीं सब अरब स्टेट ने इराकी लीडर सद्दाम हुसैन को ईरान पर अटैक करने के लिए उकसाया। यहां पर ईरान को भी समझ में आ गया कि अगर उसे सरवाइव करना है तो उसे अपनी विचारधारा को दूसरे मुल्कों तक भी पहुंचाना होगा। ईरान ये भी जान गया कि उसके और उसके सबसे बड़े दुश्मन इसराइल के बीच ये सारे अरब मुल्क हैं। इसीलिए उसे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि इसराइल से दूर रहकर भी वो उससे मुकाबला कर सके। इसके लिए ईरान ने शिया आबादी वाले मुल्कों में अपने प्रॉक्सी ग्रुप तैयार कर लिए जो एंटी इसराइल और एंटी यहूदी थे। तो ईरान के ये प्रॉक्सी बहुत तेजी से बढ़ने लगे, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हौसी और फिलिस्तीन में गजा में हमास। इन तमाम ग्रुप्स को मिलाकर एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बना। जी हां, और इन्होंने अमेरिका और इसराइल की नाक में दम करना शुरू कर दिया। इसी नेटवर्क के जरिए ईरान इसराइल, अमेरिका और अरब मुल्कों पर प्रेशर बनाकर रखता है कि वो ईरान के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोच लें। इसीलिए जब इसराइल ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद गजा पर बमबारी की तो लेबनान से हिजबुल्लाह तंजीम ने उस पर मिसाइलें दागी, और इधर रेड सी से गुजरने वाले अमेरिकी और इसराइली जहाजों को यमनी हौसी फाइटर्स ने निशाना बनाना शुरू कर दिया। ईरान की प्रॉक्सी वॉरफेयर स्ट्रेटेजी ने उसे इलाके में एक मजबूत खिलाड़ी बना दिया है। अगर वॉरफेयर टेक्निक की बात हो रही है तो ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी का जिक्र करना बहुत जरूरी है। बात ज्यादा पुरानी नहीं, जनवरी 2024 की है, जब हौसियों की तरफ से यहां से गुजरने वाले तेल कंटेनर पर लगातार ड्रोन अटैक किए जा रहे थे। तब फ्रांस ने यमन के शाहेद ड्रोन को गिराने के लिए $1 मिलियन वाला एक्टर 15 एयर मिसाइल यूज किया, जबकि यमनी ड्रोन की कॉस्ट सिर्फ $20,000 थी। हौसी फाइटर्स को ये सारे ड्रोन ईरान सप्लाई कर रहा है। इन ईरानी ड्रोन्स की इतनी धूम मची है कि रशिया भी यूक्रेन के खिलाफ इन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। इतना ही नहीं, ईरान के पास दुनिया में सबसे ज्यादा मॉडर्न मिसाइलें हैं जो कि 2000 किलोमीटर दूरी तक भी मार कर सकती हैं। इकोनॉमिकली देखें तो ईरान एक ऐसी इकोनॉमी के तौर पर सामने आता है जिसके बारे में बहुत सारी अनसर्टेनिटी है। न्यूक्लियर प्रोग्राम, प्रॉक्सी नेटवर्क की फंडिंग या मिसाइल टेक्नोलॉजी, ईरान के बारे में बहुत सारे तजब्जुब बने रहते हैं, जिसकी वजह से मगरिबी मुल्क उस पर सीधे हमला करने से कतराते हैं। कहा जाता है कि रशिया और चीन
ईरान को पशे पर्दा बैकअप दे रहे हैं। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद से हालांकि ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखना होगा ईरान इससे कैसे निपटता है और आगे आने वाले दिनों में इस्राएल और अमेरिका के हमले झेलने की उसमें कितनी सलाहियत है। आपको हमारा ये वीडियो शो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। हमारे वीडियो शो को लाइक करें, लाइक करने के बाद उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सके। इसके अलावा हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इमरान खान को देखने के लिए बहुत शुक्रिया।